हेलो नमस्कार गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका सरकारी परीक्षा के इस यूट्यूब चैनल में। आप सबका दोस्त उमेश समौरिया हाजिर है एक नई लाइव क्लास लेकर। और आप सबको होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। होली के जिस तरीके से रंग आपको उत्साहित करते हैं उसी तरीके से ये रंग आपकी ज़िंदगी में आपके करियर में भर जाएं, या ये आपका जो करियर हो इसी तरीके से रंग बिरंगा हो, आपकी ज़िंदगी रंग बिरंगी हो। इसी शुभकामना के साथ मैं इस क्लास को शुरू करता हूं। और जो लोग नए हैं उनको बता देता हूं कि 25 क्वेश्चंस आज भी हम डिस्कस करेंगे। और बेटा रोज की क्लास में हम 25 क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं पिछले 3 हफ्ते से। ठीक है, तो जो लोग वीडियो में नए हैं, चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इंपॉर्टेंट वीडियोज और क्लासेज उनसे मिस ना हो। और मेरी ये क्लासेज आपको देखनी है तो मेरी प्लेलिस्ट में जरूर जाइएगा, वहां पे आपको सारी वीडियोज दिख जाएंगी। ठीक है, चलो बेटा शुरू करते हैं। और ये रहा पहला प्रश्न आपके लिए, जल्दी से आंसर करो। बताओ निम्नलिखित में से किस रोग को टीकाकरण द्वारा रोका नहीं जा सकता है। बहुत फटाफट आंसर करेंगे, ठीक है, और मैं ज्यादा आपको टाइम नहीं देने वाला हूं यहाँ पे। बताओ किस रोग को टीकाकरण द्वारा नहीं रोका जा सकता है। ठीक, वैक्सीन के माध्यम से कौन सी डिजीज रोकी नहीं जा सकती है। रेबीज, बेरीबेरी, टाइफाइड या मीजल्स। तो देखो रेबीज है, टाइफाइड है, मीजल्स, इन सबको आप वैक्सीनेशन लगवाते हो, इनके माध्यम से को रोक सकते हैं, लेकिन बेरीबेरी को नहीं कर सकते हैं बेटा। ठीक है, बेरीबेरी नहीं रोक सकते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, विटामिन B1 लेना पड़ेगा रेगुलर, क्योंकि B1 की कमी से ही ये रोग होता है। और जो बेरी बेरी रोग होता है ये आपके नर्व्स को अटैक करता है, आपके नर्व्स को डैमेज करता है। एक आपकी बॉडी लकवाग्रस्त हो सकती है विटामिन B1 की कमी से। बेरी बेरी रोग अगर आपकी बॉडी में लॉन्ग टर्म एग्जिस्ट करता है तो आपकी बॉडी जो है वो लकवाग्रस्त हो सकती है। एक अगर आपको कहीं पे भी सुन्नपन महसूस हो रहा है, वीकनेस महसूस हो रही है, बोलने में दिक्कत हो रही है, मेमोरी का लॉस हो रहा है, आपकी नर्व्स में टिंगलिंग महसूस हो रही है, तो ये सब बेरी बेरी के लक्षण हो सकते हैं बेटा। ठीक है, सावधान रहने की जरूरत है। तो विटामिन B1 का इंटेक बहुत जरूरी है। आगे बताओ, बेसिल कैलमेट ग्यूरिन यानी कि BCG के लिए एक टीका है। BCG एक वैक्सीन है, फुल फॉर्म ये यहाँ पे लिखा हुआ है। आप सबको बताना है कि ये किसके लिए दिया जाता है, टाइफाइड, प्लेग, मम्स या ट्यूबरक्लोसिस। तो ये बेटा यहाँ पे क्या होगा, ट्यूबरक्लोसिस, टीबी के लिए ये रोग वैक्सीन दिया जाता है। ठीक, कुछ कंट्रीज के द्वारा इसको बैन किया गया है, कहीं पे इसको रखा जाता है। हर एक कंट्री की अपनी मेडिकल प्रोटोकॉल्स होती हैं, उन प्रोटोकॉल्स के हिसाब से कहीं कुछ बैन किया जाता है, कहीं कुछ चालू रखा जाता है। ठीक है, तो वो अदर चीज है, आपको जानना चाहिए। आगे बताओ, इनमें से कौन सा टीका मुख से दवा लेने के रूप में उपलब्ध है। विच ऑफ दीज वैक्सीन इज अवेलेबल फॉर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन। खसरा, रेबीज, हेपेटाइटिस बी या आंत्र ज्वर यानी कि टाइफाइड। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे वैक्सीनेशन जो हो रहा है बेटा वो मेडिसिन के माध्यम से हो रहा है, ओरल वैक्सीनेशन इसको हम बोलते हैं। ठीक है, जैसे आप सर्दी जुकाम बुखार की दवा लेते हो और वो दवा जाती है ठीक कर देती है, वैसे ही ये आपको एक तरीके से टैबलेट के फॉर्म में लेना है। ठीक, एक इसकी रेगुलर डोज होगी, जितने भी टाइम तक देना होगा दिया जाता है। वो क्या करेगी काम, वैक्सीन का काम करेगी। तो बेटा ये होता है टाइफाइड के लिए। किसके लिए होता है, टाइफाइड के लिए। ठीक है, टाइफाइड, और इनके लिए तो मीजल्स और रेबीज एंड हेपेटाइटिस बी के लिए इंजेक्शन लेना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ गया क्या। आगे बताओ, पास्चराइजेशन दूध को गर्म करने की एक प्रक्रिया है। एबव बॉइलिंग पॉइंट, बिलो बॉइलिंग पॉइंट, एबव 150 डिग्री सेंटीग्रेड या बिलो 50 डिग्री सेंटीग्रेड। पास्चराइजेशन आप सभी लोग जानते हो कि पास्चराइजेशन दूध में किया जाता है, और इस प्रक्रिया के माध्यम से हम दूध को लॉन्ग टर्म यूज कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि दूध जो है वो जमने से या दही बनने से बच जाता है। ठीक है, बेकार होने से बच जाता है। और ये दही बनना या उसका सड़ना क्यों हो पाता है, क्योंकि उसमें बैक्टीरिया रहता है। ठीक है, बैक्टीरिया को ये प्रोसेस मार देता है। ठीक, तो ये कब हो पाएगा बेटा, बिलो बॉइलिंग पॉइंट। ठीक, बिलो बॉइलिंग पॉइंट, दूध का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो लगभग 105 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है। तो आप उसके नीचे इसको अगर आप गर्म कर ले रहे हैं और उसके बाद ठंडा कर दे रहे हैं, रख दीजिए, वो लॉन्ग टर्म चल जाएगा। इवन आप उसको 1 हफ्ते तक आराम से यूज कर सकते हो। ठीक है, तो बिलो बॉइलिंग पॉइंट, जैसे मैंने बोला कि बॉइलिंग पॉइंट 105 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है, तो आप 90 डिग्री कर लो, 95 डिग्री तक कर लो, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, तो ये आपके लिए काफी एडवांटेज देने वाला प्रोसेस है ना। आगे बताओ, सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए युवा लड़कियों को दिया जाने वाला टीका क्या है। अब देखो, सर्वाइकल कैंसर बहुत खतरनाक कैंसर होता है। ठीक है, लड़कियों में, औरतों में सर्वाइकल, सर्विक्स जानते हो आप सभी लोग। ठीक है, तो सर्विक्स में ही एक तरीके से सर्वाइकल कैंसर होता है, जो कि एक तरीके से माँ बनने में बहुत परेशानी पैदा कर देता है ये कैंसर। ठीक, और भी बहुत सारे दिक्कतें आ जाती हैं। तो युवा लड़कियों को इस चीज से बचाने के लिए वैक्सीन दिया जाता है,
HPV। क्या दिया जाता है? HPV। ठीक है, अच्छे से याद करेंगे। आगे बताओ, मोनोसाइट्स किस प्रकार की फैगोसाइटिक कोशिकाओं में अंतर करते हैं? काइंड ऑफ डिफरेंशिएट, अंतर नहीं, मतलब यहाँ पे क्या है कि अपने आप को डिवाइड करते हैं। डिफरेंशिएशन का मतलब यहाँ पे क्या हो गया? डिवाइड करते हैं। तो ये जो मोनोसाइट्स हैं वो किस तरीके से अपने आप को डिवाइड करते हैं? तो ये जो फैगोसाइटिक सेल्स में होता है बेटा, वो क्या होता है? मैक्रोफेज में होता है। किसी भी टिश्यू के अंदर, किसी भी ऊतक के अंदर जब ये मोनोसाइट्स डिफरेंशिएट होंगे तो वो मैक्रोफेज में होंगे। ठीक है, इसके लिए फैगोसाइटिक सेल्स के लिए। ठीक, आगे बताओ, प्रतिरक्षा प्रणाली की निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका फैगोसाइटिस नहीं करती है? अब देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका सिर्फ आंसर जान लो। ये शायद आपको ना समझ में आए अभी, या अगर आंसर पता है तो आप इसका जवाब दे दो। डिटेल में मैं इसको आपसे जब इम्यून सिस्टम डिस्कस करूंगा, ठीक, उसमें इस चीज को जरूर बताऊंगा कि ये जो सेल्स हैं किस तरीके से काम करती हैं। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा? बेसोफिल हो जाएगा। आगे बताओ, इंटरफेरॉन क्या है बेटा? इंटरफेरॉन्स और व्हाट? अब देखो, जब भी कोई बॉडी, फॉरेन बॉडी, खासतौर पे वायरस है ना, वायरस के लिए ही बेसिकली यहाँ पे ये है, वायरस अगर आपकी बॉडी में इन्फेक्ट करता है, एंटर करता है, तो आपकी कोशिकाएं क्या होती हैं? इम्यून सिस्टम क्या होता है? रिएक्ट करने लगती हैं उसके प्रति। ठीक है, तो वहां पे रोल आता है इंटरफेरॉन का। इंटरफेरॉन एक तरीके से अवरोध उत्पन्न करते हैं। ठीक है, एक वॉल की तरीके से काम करती हैं कि भैया अटैक नहीं करने देंगे तुमको, है ना, एक सुरक्षा कवच की तरह ये बन जाती हैं। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? साइटोकाइनिन बैरियर्स की तरीके से काम करती हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बताओ, निम्नलिखित में से कौन हमारे शरीर को रोग पैदा करने वाले रोगाणुओं से बचाता है? आप देखो कितना हलवा सा क्वेश्चन है। कौन हमारे शरीर को रोग पैदा करने वाले रोगाणुओं से बचाता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम, इम्यून सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, या नन ऑफ दीज? तो भाई सीधी सी बात है, इम्यून सिस्टम। आपका जो इम्यून सिस्टम है वो क्या करेगा? आपको जो रोगाणु हैं, यानी कि जो फॉरेन बॉडीज हैं, फॉरेन बॉडीज में आपका बैक्टीरिया आ गया, वायरस आ गया, फंगस आ गया, ये आपकी बॉडी में अगर इंटर कर रहे हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम उनके प्रति क्या हो जाएगा? एक्टिव हो जाएगा और उनको आगे रीजनरेट नहीं होने देगा। ठीक है, आगे बताओ, निम्नलिखित में से कौन हमारे शरीर को रोग पैदा करने वाले, ओ ये तो सेम ही क्वेश्चन हो गया, कोई बात नहीं, चलो ठीक है। आगे बताओ, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका मध्यस्थ प्रतिरक्षा प्रणाली में शामिल होती है? यानी कि इन्वॉल्व इन सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। ठीक है भाई, कोशिकाएं यानी कि जो व्हाइट ब्लड सेल्स होती हैं, ठीक है, WBC, वो क्या करेंगी? रिएक्ट करेंगी। ठीक, तो उन्हीं में से यहां पे एक तरीके से एक पार्ट है, एक टाइप है जो क्या करेगा? सेल को एक तरीके से, सेल के लिए मीडिएटर के तौर पे ये आएगा। ठीक है, सेल को हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाती है बेटा? टी सेल्स होती हैं। एक तरीके से इनको आप मोटे तौर पे ये समझो कि ये मैसेंजर की तरीके से भी काम कर देती हैं, कि अगर फॉरेन बॉडी ने, यानी कि वायरस ने किसी सेल को अटैक किया, उसको डैमेज किया कुछ, तब वो क्या करेगा? एक सिग्नल भेज देगा कि भैया ऐसा है, मैं इसकी गिरफ्त में आ चुका हूं, आप लोग सावधान हो जाओ। ठीक है, एक मैसेज भेज देगा। तो दूसरी कोशिकाएं जो होंगी वो क्या हो जाएंगी? एक्टिव हो जाएंगी और उस फॉरेन बॉडी को, यानी कि उस वायरस को मारने के लिए एक्टिव हो जाएंगी। ठीक है, तो एक भाई ऑब्वियस सी बात है, अगर आपको किसी चोर ने पकड़ लिया, किसी ने भी मतलब आप पे जोर जबरदस्ती करने की चाहिए, तो आपके मुंह से क्या होगा? अचानक चीख निकल जाएगी, है ना, और वो चीख जो है वो क्या है? आवाज, मतलब मैसेज, भैया सावधान हो जाओ, कोई चोर घुस आया है ना। तो उसी तरीके से आपकी ये टी सेल्स काम कर रही हैं। ठीक है, आगे बताओ, निम्न में से क्या उन एंजाइमों को निरूपित करता है जो दूध को खराब करते हैं? निरूपित मतलब कि यहाँ पे स्पॉइल, डीनेचर्स एंजाइम्स, उन एंजाइम्स को डीनेचर यानी कि खत्म करता है। ठीक है, निरूपित का मतलब यहाँ पे दूसरा वर्ड आ गया है, मतलब उसको खत्म करता है। कौन सा प्रोसेस? तो यहाँ पॉस्चराइजेशन हमने पढ़ लिया है ना। अब देखो पॉस्चराइजेशन पे ही क्या दूसरा लैंग्वेज में क्वेश्चन बना दिया गया। एंजाइम की बात की जा रही, किसका एंजाइम? किसका एंजाइम भाई? बैक्टीरिया, है ना। बैक्टीरिया क्या रहता है? दूध में रहता है ही नहीं रहता है। आगे बताओ, एंटीबॉडी कितने प्रकार के होते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट भाई, 5, 3, 2 या 4। एंटीबॉडी कितने प्रकार के होते हैं आप सबको बताना है। चलो जल्दी से बता दो, एंटीबॉडी कितने प्रकार के होते हैं? तो भाई ये होते हैं 5 प्रकार के। क्या होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, आगे बताओ, निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिरक्षा जीवन भर के दौरान प्राप्त होती है? आपकी जो यहाँ पे इम्यूनिटी है वो लाइफ टाइम
में मिलती है। लाइफ टाइम पे जो इम्यूनिटी मिलती है वो क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी या नन ऑफ दी अबव। तो यहां पे हो जाएगा बेटा क्या, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। जैसे हम बोलते हैं ना कि भैया हमने जिंदगी भर में इतना एक्सपीरियंस गेन किया है, ये हमारे जिंदगी भर का एक्सपीरियंस है, अनुभव है, ठीक है, हमने ऐसे ही बाल धूप में सफेद नहीं किए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जिंदगी भर का तजुर्बा है। तो उसी तरीके से आपकी इम्यूनिटी भी क्या है, जिंदगी भर लड़ लड़ के जितने भी रोगाणु हैं, चाहे वायरस हो, बैक्टीरिया हो, फंगस हो, इनसे लड़ लड़ के क्या करती है, एक इम्यूनिटी डेवलप करती है, और उसको हम क्या बोलते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी का मतलब है जो प्रेजेंट टाइम में हमारी बॉडी में चल रही है, जिन एंटीबॉडीज के द्वारा हमारी बॉडी लड़ रही है, वो एक्टिव इम्यूनिटी हो जाएगी। पैसिव इम्यूनिटी का मतलब ये है कि आपकी बॉडी में एंटीबॉडी बाहर से डाल दी गई है, आपका इम्यून सिस्टम एंटीबॉडी नहीं बना पाया है, बाहर से दे दिया गया एंटीबॉडी, तो वो क्या हो गया बेटा, पैसिव इम्यूनिटी हो गया। क्लियर है क्या, आगे बताओ। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें सभी जीवों में प्रतिरक्षा प्रणाली का अध्ययन शामिल है, क्या कहलाती है? भाई सीधी सी बात है, क्या हो जाएगा, इम्यूनोलॉजी। क्या होगा, इम्यूनोलॉजी। ठीक, आगे बताओ। खसरा के उपचार के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले टीके का नाम क्या है? तो यहाँ पे बहुत सिंपल सा है, MMR। ठीक, खसरा यानी मीजल के लिए जो टीका इस्तेमाल होगा उसको क्या बोलेंगे, MMR। अच्छे से याद कर लो। आगे बताओ। द लेस रिएक्टिव एमंग द हैलोजन इज व्हाट? हैलोजनों में सबसे कम अभिक्रियाशील क्या है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे के सारे क्या हैं, हैलोजन हैं, पता है ना। ठीक, और हैलोजन जो हैं इनमें सबसे कम रिएक्टिव कौन है? तो सबसे कम रिएक्टिव हो जाएगा बेटा आयोडीन। ठीक, क्योंकि ये क्या है, सबसे कम विद्युत ऋणात्मक। ठीक है, विद्युत ऋणात्मक। ठीक है, हाइड्रोजनों में सबसे कम विद्युत ऋणात्मक कौन है, आयोडीन है। तो इस वजह से क्या हो जाएगा, ये सबसे कम अभिक्रियाशील होगा। ठीक है, आगे बताओ। अब सबसे कम की बात आई तो सबसे अधिक भी बात हो जाए। सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन है? तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील होगा यहाँ पे फ्लोरीन। ठीक है, सब लोग आंसर दे रहे हो ना? चलो, तो फ्लोरीन समझ में आ गया। फ्लोरीन क्यों? क्योंकि फ्लोरीन जो है बेटा वो पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, विद्युत ऋणात्मक है, और ये जिस भी कंपाउंड के नजदीक पहुंचेगा, जिस भी मॉलिक्यूल के पास पहुंचेगा, जिस भी एटम के साथ पहुंचेगा बॉन्डिंग बनाने के लिए, ठीक, तो ये क्या करेगा, तुरंत वहां से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर लेगा, खींच लेगा और अपना ऑक्टेट पूरा कर लेगा, और इस तरीके से दोनों के बीच में क्या होगी, एक बॉन्डिंग बनेगी। ठीक, तो ये क्या है, ज्यादा अभिक्रियाशील है। भाई जो ज्यादा जल्दी बॉन्डिंग बनाएगा वो ज्यादा एक्टिव बोला जाएगा, जो जितना ज्यादा जल्दी फ्रेंडशिप बनाएगा, जितना ज्यादा लोगों से घुल मिल जाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे, ज्यादा एक्टिव। ठीक, समझ में आ गया? ये है। आगे बताओ। अमोनिया का एक गुण कौन सा है? अमोनिया जो है बेटा बहुत इंपॉर्टेंट, उसका गुण कौन सा है? तो पहले अमोनिया को जानो। अमोनिया जो है बेटा वो क्या है, एक वीक बेस है। क्या है, वीक बेस है, यानी कि कमजोर क्षार है, कमजोर क्षार की तरीके से बिहेव करता है। और क्षार का गुण क्या होता है कि वो लिटमस को, लाल लिटमस को नीला कर देगा। ठीक है, क्लियर है क्या? तो यहां पे करेक्ट आंसर डी हो गया। ठीक है, ऐसे बना बना आंसर करो भाई। देखो आगे बताओ। पानी आयनिक लवणों का सुविलायक है क्योंकि, ठीक है, आयनिक जो सॉल्ट्स हैं उनके लिए गुड सॉल्वेंट की तरह काम करता है पानी। रीजन क्या है, उसका क्वथनांक उच्च है, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट हाई है, उसका क्वथनांक ग्रेटर है, उसकी स्पेसिफिक हीट हाई है, या कोई कलर नहीं है। तो कुछ बातें तो बिल्कुल, कई सारी बातें सही है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कौन सही है बताना है। तो पानी आपको पता है, पानी का मतलब क्या है बेटा, कि ये जो है वो पोलराइज्ड नेचर का होता है। क्या होता है, पोलराइज्ड नेचर का होता है बेटा। ठीक है, इस टाइप का रहेगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये पोलराइज नेचर ही क्या बनाएगा, इसके द्विध्रुव आघूर्ण को अधिक बना देगा। तो जितने भी सॉल्ट्स हैं वो क्या होते हैं, जनरली आयनिक होते हैं, जैसे कि NaCl। तो ये सॉल्ट्स तुरंत उसमें डिजोल्व हो जाएंगे। ठीक है, इस वजह से क्या होता है बेटा, एक अच्छे सॉल्वेंट की तरह काम करता है सॉल्ट्स के लिए। ठीक है, समझ में आ गया? आगे बताओ। निम्नलिखित में से सबसे प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट क्या है? स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब ध्यान दो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब ऑक्सीडेशन कराने वाला एजेंट कौन है? ठीक है, तो जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है।
और कौन करा रहा है उसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे। तो जो कराएगा यानी कि वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को विदड्रॉ कराएगा। ऑक्सीडेशन में क्या होता है कि वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो इलेक्ट्रॉन लूज किसके माध्यम से होगा, किसी विद्युत ऋणात्मक तत्व के द्वारा, एलिमेंट के द्वारा, है ना, जो भी परमाणु होगा उसका। तो जो जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन को विदड्रॉ कराएगा, यानी कि जिसकी जितनी विद्युत ऋणात्मकता अधिक होगी, वो उतना ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो भैया यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है कि फ्लोरीन सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। क्लियर है क्या? आगे बताओ, निम्नलिखित में से किसे हंसाने वाली गैस कहा जाता है? आप देखो कितनी बढ़िया बात हो गई यहाँ पे ना, क्वेश्चन के टर्म में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत बार। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना, गलत नहीं करना है। बताओ, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रस, नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड, ये सब आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है फॉर्मूले के टर्म में भी। तो इसका पता है ना, फॉर्मूला क्या होता है, NO होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, N2O होता है। नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड का क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा बेटा N2O5। ठीक है क्या? चलो, तो यहाँ पे भाई नाइट्रस जो ऑक्साइड होती है वो हंसाने वाली गैस की तरह काम करती है। ठीक है, इसका जो नेचर होगा वो क्या होगा, आपको खूब हंसाएगा। ठीक है, चलो आगे बताओ, अश्रु गैस क्या है? अमोनिया, क्लोरीन, हाइड्रोजन कार्बाइड या हाइड्रोजन सल्फाइड? तो देखो यहाँ पे गैस जो है पूरा एक तरीके से फॉर्मूला नहीं रखा गया है, एक कंपोनेंट के रूप में भी आप आंसर कर सकते हो। हाँ जी, आंसर करो। तो भाई यहाँ पे आंसर हो जाएगा क्लोरीन। क्लोरीन जो होता है वो अश्रु गैस का एक मेन कंपोनेंट होता है। ठीक है, मेन कंपोनेंट होता है। आगे बताओ, गोताखोरों के सांस लेने संबंधी क्रिया में उपयोग की जाने वाली गैसें हैं कौन सी? ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड आर्गन, ऑक्सीडेशन एंड नियॉन। क्या होगा? गोताखोरों के सांस लेने संबंधी क्रिया में उपयोग की जाने वाली गैसें हैं। ठीक है, गोताखोर जो गोता लगाते हैं, डाइव करते हैं, ठीक है, तो पर्पज क्या रहता है, या तो एडवेंचर करना पर्पज है या तो फिर रिसर्च करना पर्पज है। तो भाई वो अपने साथ क्या करते हैं, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन गैस कैरी करते हैं। ठीक है, ताकि उनको इजीनेस फील हो और एक तरीके से एटमॉस्फेरिक प्रेशर टाइप का प्रेशर भी वहाँ पे उनके लंग्स में फील हो। जैसे हम बाहर ओपन में सांस लेते हैं तो हमारे जब सांस लेते हैं तो हवा में क्या है, हमारे अंदर ऑक्सीजन भी जा रही, नाइट्रोजन भी जा रही, अदर गैसेस भी जा रही हैं। अगर वो पॉल्यूटेड है तो पॉल्यूशन भी जा रहा है ना। लेकिन लंग्स में सिर्फ ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होती है, ब्लड के साथ जाती है, और बाकी सब क्या है, बाहर फेंक दी जाती है। तो वैसे यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन का मिक्स गैस सिलेंडर ले जाते हैं। ठीक है, आगे बताओ, ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है किसमें? आप देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन आ गया है। ऑक्सीजन एलिमेंट किसमें अनुपस्थित होती है? कैरोसिन, इन द ग्लास, इन द सॉइल या इन द सीमेंट? तो भाई देखो यहाँ पे कैरोसिन जो होता है वो क्या होता है, हाइड्रोकार्बन होता है। ठीक है, पेट्रोलियम पदार्थ जितने भी हैं, ठीक, चाहे ऑयल के रूप में हो चाहे गैस के रूप में, जनरली वो सब क्या है, हाइड्रोकार्बन्स हैं, यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स। तो यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं देखेंगे, तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, यही हो जाएगा। बाकी कांच में देखो ये क्या होता है, SiO2 के रूप में देखा जाता है, सिलिकेट के रूप में, मिट्टी में भी सिलिकेट्स मिलेंगे, सीमेंट में भी सिलिकेट के कंपोनेंट्स रहेंगे, है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कैल्शियम कार्बोनेट वगैरह इसमें मिला रहता है सीमेंट में, वो सब क्या है, ऑक्सीजन है कि नहीं उसमें। तो इस वजह से क्या हो गया बेटा, ये करेक्ट हो गया। ठीक है, तो इसी टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं आर्मी के एग्जाम्स में। अब आपने देखा होगा थोड़ा सा मैंने यहाँ पे लेवल हाई किया है, वो इसलिए क्योंकि आपके नर्सिंग और टेक्निकल ट्रेड में टफ क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, टफ का मतलब ये है कि आपके जो GD वगैरह है, क्लर्क है, ट्रेड्समैन है, इनसे थोड़ा सा टफ रहेगा। ठीक है, बाकी घबराने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे पूरी तरीके से आपको सोल्यूशन मिलेगा। आपका जो भी लेवल रहेगा ट्रेड में वो पूरी तरीके से जस्टिफाइड होगा हर एक क्लास में, और आपकी तैयारी परफेक्ट होगी। बस आपको बताते रहना है कि दिक्कत क्या रही। ठीक है, क्लियर क्या? तो भैया ये रही आज की क्लास, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक एंजॉय करिए। और अभी होली अगर खेल रहे हैं तो बढ़िया सेफ तरीके से खेलिए, है ना, गंदे तरीके से होली मत खेलिएगा। ठीक है, चलो एंजॉय करो, हैव अ नाइस डे, ग्रेट डे, थैंक यू।